तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमने, है ना। तो कल मैंने आपको वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट के बारे में बताया था और न्यूटन्स की थ्योरी और हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में बताया था। तो हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब लाइट प्रोपोगेट होती है वेव की फॉर्म में, तो वो वेव फ्रंट की फॉर्म में प्रोपोगेट होती है और वेव फ्रंट पर उपस्थित एवरी पार्टिकल एक नए सोर्स का काम करता है जिसे हम सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं, और उससे एक स्पेरिकल वेव फ्रंट आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकलता है और न्यू वेव फ्रंट की पोजीशन उस पर टेंजेंट ड्रॉ करके हम ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर है के बात। तो इसके बेसिस पे हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी स्नेल्स लॉ को भी हमने प्रूफ किया था। क्लियर है के बात। यहां पे रख दो। तो अब हेडिंग डाल लो आप, कोहेरेंट सोर्सेज, है ना। कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। पहले मैं इसके बारे में लिखा देता हूं। देखो, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट जानना क्यों आवश्यक है। अभी हम इसमें पढ़ने वाले इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस एक फिनोमिना है जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सोर्स, टाइप ऑफ सोर्सेज को जानना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें हम इंटरफेरेंस को कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट की हेल्प से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं उसे लिख लो आप। लिखो, टू सोर्सेज आर said to be coherent if they produce waves of same frequency with a constant phase difference। दो सोर्सेस को हम कोहेरेंट तब कहेंगे जब उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। क्लियर है क्या बात। और उन दोनों सोर्सेस के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, दैट इज फेज बिटवीन देम, the phase difference between them does not change with time। क्लियर है क्या बात। तो ऐसे दो सोर्स जो कि सेम फ्रीक्वेंसी के हों। सेम फ्रीक्वेंसी का होने का मतलब क्या होता है, सेम फ्रीक्वेंसी होने का मतलब होता है मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर है क्या बात। तो सोर्सेज मोनोक्रोमैटिक का मतलब है एक ही वेवलेंथ हो, सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब है सेम वेवलेंथ, मतलब मोनोक्रोमैटिक का मतलब है सेम फ्रीक्वेंसी, मोनोक्रोमैटिक का मतलब है सेम वेवलेंथ का यदि सोर्स है और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसे दो सोर्सेस को हम कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। पहले आप कॉपी करो फिर मैं आपको समझाता हूं। आपको बताता हूं कि जैसे मान लिया कोहेरेंट सोर्स का मतलब है सेम फ्रीक्वेंसी हो। जैसे मान लिया आपने दो सेम बल्ब ले लिए, एक बल्ब ये है, मान लिया एक बल्ब ये है और एक दूसरा बल्ब ये है। क्लियर है क्या बात। और दोनों ही रेड कलर के सेम बल्ब है, सेम बल्ब आर नॉट कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। मान लिया ये भी 50 वॉट का है, ये भी 50 वॉट का है। एक ही कंपनी के आप दो जैसे बल्ब, एक कंपनी के दो बल्ब लिया हो ऐसे सेम बल्ब, अगर जो आप इन दो सोर्सेज ऑफ लाइट को कंसीडर करोगे तो ये सभी एस्पेक्ट में सेम है। इनकी वेवलेंथ इमिटेड भी सेम है और पावर भी सेम है, कंपनी भी सेम है, सब सेम है। लेकिन
फिर भी these two bulbs are not coherent source of light. ये बल्ब कोहेरेंट सोर्स फिर भी नहीं है. क्यों नहीं है? Since light is a property, light is a property of individual atom, इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी होती है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एटम की प्रॉपर्टी होती है ना. तो जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे इसे, तो मैं आपको और ज्यादा इसे समझाऊंगा कि लाइट कैसे होती है. लाइट जैसे निकलती है तो कैसे निकलती है? एटम के द्वारा निकलती है. आई बात समझ में? तो डिफरेंट एटम जब हायर स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो वो लाइट को फोटोन की फॉर्म में इमिट करता है. तो वो उनके बीच में टाइम गैप होता है. तो इस वजह से उनके बीच में फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं होता. इस वजह से ये दोनों सोर्सेज कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं हो सकते. बात समझ में आई ना? आपको याद ही रखना है अभी थोड़ी देर के लिए. जब आप किताब से पढ़ोगे, मैं इसे बार बार समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कोहेरेंट सोर्सेज होते क्या हैं. और कोहेरेंट सोर्सेज सेम टाइप के बल्ब नहीं हो सकते. क्लियर है क्या बात? मैं फिर से बता रहा हूं कोहेरेंट सोर्सेज में क्या रिलेशन होता है. जो दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैसे हो सकते हैं कि वो दोनों मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हो, यानी कि सेम कलर की यानी सेम वेवलेंथ की और सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट करें और उनके बीच में फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज ना हो, यानी कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, तो वो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कहलाते हैं. कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. इसमें लिखेंगे हम, लिखो हाउ टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्स. कोहेरेंट सोर्स को आप कैसे बनाएंगे? क्लियर है क्या बात? दिस कैन बी डन in two different ways. अभी सिर्फ आपको थ्योरी लिखनी है. फर्स्ट वे है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का डिवीजन करके. फॉर एग्जाम्पल जो हम इसमें एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का डिवीजन करके YDSC क्या होता है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. सही है बात? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. दूसरा फ्रेजनल्स बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट. तीसरा जो होगा लिलॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट. क्लियर है क्या बात? ये तीन है. वेव फ्रंट का डिवीजन करके हम क्या बनाएंगे? कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बनाएंगे. YDSC, फ्रेजनल, लिलॉयड, ये सब हम पढ़ेंगे, है ना. दूसरा मेथड होगा डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड का डिवीजन करने के बाद भी हम टू डिफरेंट कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं, है ना. इट इज डन बाय ऐसे लिखो, इट इज डन बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन and transmission at a boundary. For example,
न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। अभी तो आप इसे लिख लो, देखो मैं थ्योरी लिखा रहा हूं, आपके बोर्ड में भी काम आएगी है, और सब इसे वन बाय वन पढ़ेंगे। थिन फिल्म, सेकंड देखो, थिन फिल्म इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ये है। तो हम जो कोहेरेंट सोर्स, हमारा इस पूरे चैप्टर में जो काम रहेगा वो कोहेरेंट सोर्स बनाने के बाद उनका इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना रहेगा। और उसमें दो प्रकार के होंगे, वेव फ्रंट का डिवीजन और एम्पलीट्यूड का डिवीजन। वेव फ्रंट के डिवीजन में जो एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं, YDSC, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, लिलॉयड मिरर। साथ में डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में हम न्यूटन ऑफ रिंग्स और थिन फिल्म्स इंटरफेरेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। वेव तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, उसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स भी पढ़ा होगा, जहां तक मेरा ख्याल है। नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं आपको, लिखो। हां, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव? लिखो, व्हेन टू और मोर waves, two or more waves of same type propagate in the medium, then at a point in the medium, the resultant displacement is the vector sum of displacement due to individual is the vector of displacement due to individual displacement of waves, that is the resultant displacement will be equal to vector sum of y1, y2, y3 and so on. क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? जब दो या दो से अधिक वेव मीडियम में एक साथ एक जैसी वेव प्रोपोगेट करती हैं, तो मीडियम के किसी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द वेव। ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स लिख सकते हो आप, है ना, ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स लिख तो दिया यहां पे, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। जैसे कि बोर्ड पे देखो, एक ये वेव है, ओके, एक ये वेव है ऐसे करके, ये y1 है इसका, ये y2 है। जब ये वेव यहां पर मान लिया पहुंचती है ऐसे करके, यहां पर पहुंचती है, तो जो इस पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है yr, वो yr जो होगा वो y1 प्लस y2 के वेक्टर सम के बराबर होगा। ये है इंटरफेरेंस। ये आपने वेव में भी पढ़ा होगा, है ना, मैंने दोबारा से लिखा दिया, इसमें वेव पढ़ रहे हैं क्योंकि। अब मैं आपको बताता हूं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? पहले मैं इसे इंग्लिश में लिखाऊंगा थोड़ा सा, उसके बाद बताऊंगा। लिखो, when two waves of same frequency का मतलब क्या है? मोनोक्रोमैटिक
when two waves of same frequency and two light wave of same frequency and of same frequency from two coherent source कैसे होने चाहिए? from two coherent source propagate in the medium in same direction. जब दो लाइट वेव, मान ले एक सोर्स है और ये दूसरा सोर्स है, लेकिन ये दोनों सोर्स कैसे हैं? मोनोक्रोमेटिक हैं, साथ में इनमें फेज डिफरेंस भी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, इसलिए कैसे हैं ये? कोहेरेंट सोर्स. जब ये लाइट वेव इस प्रकार से किसी मीडियम में ऐसे चलती है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, क्लियर है बात? तो यहां पे जो पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी होगी, देन बाय सुपरपोजिशन ऑफ them the resultant intensity at any point in the medium varies. रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है? किसी भी पॉइंट पर वेरी करती है ना? वेरीज. एट सम पॉइंट द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम and at some points the intensity is minimum. आ रही है बात समझ में? जब दो लाइट वेव चलती हैं एक डायरेक्शन में, कोहेरेंट सोर्स की लाइट वेव, तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. कहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा होती है और कहीं पर इंटेंसिटी कम होती है. बात समझ में आती है? तो इंटेंसिटी के वेरिएशन की प्रोसेस को ही, इस इवेंट को ही हम इंटरफेरेंस कहते हैं. दिस फिनोमिना ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ intensity in the medium is called interference. ये प्रोसेस, ये फिनोमेना क्या कहलाती है? इंटरफेरेंस कहलाती है. एट सम पॉइंट्स, द पॉइंट ऐसे लिखो, द पॉइंट्स इन द मीडियम where intensity is maximum, जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, is called constructive interference. उन पॉइंट्स पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है. एंड where the intensity is minimum, those points are called, where intensity is maximum, destructive interference. At that point destructive interference is called. उन पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाते हैं वो पॉइंट्स. कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्यादा होती है, कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी कम होती है. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम इंटरफेरेंस कहते हैं. बेसिकली इंपॉर्टेंट नोट ये है कि
redistribution of light energy in the medium, light energy in the medium is called interference. इंटरफेरेंस कहलाता है ना. redistribution of light energy in the medium is called interference. इंटरफेरेंस कब हो सकता है? जब दोनों लाइट सोर्स कोहेरेंट सोर्स हो और मोनोक्रोमेटिक भी हो साथ में. तो मैं इसे मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूं. जैसे मान लिया सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है, यहां से लाइट चली और यहां से लाइट चली. क्लियर है कि बात भाई? तो जो सोर्स 1 है उसकी इक्वेशन में लिख लेता हूं A1 sin ओमेगा टी, और जो सोर्स 2 है उस वेव की इक्वेशन में लिख लेता हूं ओमेगा टी प्लस 5. तो इस पॉइंट P पर, एट पॉइंट P, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, हां भाई, अकॉर्डिंग टू ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ according to superposition principle, at point P the resultant displacement कितना होगा? y1 प्लस y2 होगा. और y1 क्या है? A1 sin ओमेगा टी प्लस A2 sin ओमेगा टी प्लस 5. What is phi? Phi is the phase difference. दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा ओमेगा है, लेकिन दोनों के एम्पलीट्यूड क्या है? अलग अलग हैं. तो जब ये वेव मीडियम में एक डायरेक्शन में चलेंगी तो किसी पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो ये होगा. और ये बात समझ में नहीं? अब देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आप कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ठीक तरीके से. yr इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी A2, इसमें साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना, इंटू कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5. तो A1 प्लस A2 कॉस 5 साइन ओमेगा टी, A2 साइन ओमेगा टी, इसमें से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया और इसमें से A2 साइन 5 कॉस ओमेगा टी आपने ले लिया. क्लियर है क्या बात? और इसे आप इस क्वांटिटी को, हां भाई, A2 साइन 5 को AR साइन अल्फा लिखना, इसे AR साइन अल्फा लिखना, और इसे A1 प्लस A2 कॉस 5 को AR कॉस अल्फा यदि आप मान लेते हैं. इसे क्या मान लिया हमने? AR कॉस अल्फा, और इसे क्या मान लिया? AR साइन अल्फा. तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करेंगे हम A2 साइन 5 का स्क्वायर प्लस A1 प्लस A2 कॉस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा. तो AR स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू AR का स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा? A2 साइन स्क्वायर 5 A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2A1 A2 कॉस 5. क्लियर है क्या बात? अब देखो इसमें ये तो AR स्क्वायर हो जाएगा, सही है बात, तो 1 बन जाएगा. अब इसमें और इसमें एक तो A1 स्क्वायर ये तो आ गया पहले, ये वाला. अब इस वाले एक्सप्रेशन और इस वाले एक्सप्रेशन में A2 स्क्वायर कॉमन लेके
प्लस 2a1a2 cos फाई इज इक्वल टू AR स्क्वायर आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो यहां देखो, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा AR स्क्वायर, वो कितना आएगा भाई, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos फाई आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos फाई हो जाएगा, cos फाई। बात समझ में आ रही है ना? अब इस इक्वेशन को देखो, ये तो हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या हो गया ये? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, है ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम? पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट तो इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे, एंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट YR। हां भाई, यहां पे आएगा AR cos अल्फा साइन ओमेगा टी प्लस AR साइन अल्फा साइन ओमेगा टी। तो इसमें से AR कॉमन लेके साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा, और यह है आपका कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। और रिजल्ट क्या है? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2, ये था डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वेव 1, और y2 था डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वेव 2। तो जब दोनों वेव एक साथ एक मीडियम में चलेंगी एक डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2, और उसकी वेव की इक्वेशन आ जाएगी ये। जबकि बेटा y1 क्या था? A1 साइन ओमेगा टी, y2 क्या था? A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये था। समझ में आ रही है बात नहीं? A1 और A2। तो ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये हो गया, ये रहा। और व्हाट इज अल्फा? जैसे यहां पे था व्हाट इज फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2। इसी तरीके से जो अल्फा होगा, अल्फा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड yr। ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और फर्स्ट वेव के बीच में फेज डिफरेंस है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने वेव थ्योरी में पढ़ा होगा, वेव थ्योरी जब आपने साउंड वेव या ट्रांसवर्स वेव पढ़ी होगी तो आपने उसमें पढ़ा होगा इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। बात समझ में आती है नहीं? बोर्ड पे देखो, वेव थ्योरी, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो मान लिया ये हमारे पास सोर्स है S1 S2, इसका एम्पलीट्यूड है A1 और इसका एम्पलीट्यूड है A2। तो सोर्स S1 की इंटेंसिटी है I1 और सोर्स S2 की इंटेंसिटी है I2। जब ये दोनों वेव एक मीडियम में चलेंगी तो यहां पे जो सोर्स बनेगा लाइट का, रिजल्टेंट सोर्स, उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR, और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? AR। तो बोर्ड पे देखो, तो मैंने बताया वेव थ्योरी के हिसाब से ये सोर्स है और इसकी इंटेंसिटी I1 है और एम्पलीट्यूड A1 है, तो I1 इज प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर होगा, I2 इज प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर होगा ही होगा।
और ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब अगर जो आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अभी मैथमेटिक्स सॉल्व करके आया, ए आर की वैल्यू कितनी आई भाई, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई। a1 क्या है, पहली वेव का एम्पलीट्यूड, a2 क्या है, सेकंड वेव का, और फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड सोर्स। समझ में आई बात? तो यदि मैं इनका स्क्वायर कर दूं तो ये सिचुएशन बैठेगी cos फाई। अब इसमें देखो I1 इज इक्वल टू के a1 स्क्वायर, I2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के a2 स्क्वायर, और I3 रिजल्टेंट इज इक्वल टू के ए आर का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के यहां पे कांस्टेंट के आ गया, तो यहां पे आएगा के आई आर स्क्वायर के प्लस ए आर आई आर अपॉन के, I1 अपॉन के, I2 अपॉन के, I1 अपॉन रूट के, I2 अपॉन के इंटू कॉस फाइव। तो के से के उड़ जाएगा ये सब, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस फाइव हो जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो मेरे ख्याल से ये आपने वेव में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ये बताओ। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई वेव थ्योरी के हिसाब से। अभी यहां पे देखो, ये जो फेज डिफरेंस है रिजल्टेंट वेव और फर्स्ट वेव के बीच में रिजल्टेंट, तो ये कैसे आएगा पता है आपको? यहां पे लिख लेना ए आर साइन अल्फा इज इक्वल टू, अरे कितना था ये, ए आर साइन अल्फा इज इक्वल टू ए टू कितना था ये, साइन फाई, A2 कॉस फाई नहीं साइन फाई, है ना। और AR कॉस अल्फा जो था वो A1 प्लस A2 कॉस फाई के बराबर था। समझ में आ रही बात? देख लेना एक बार जरा बेटा, यही एक्सप्रेशन लिखे थे दोनों क्या? तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और ये आएगा आपका A2 साइन फाई A2 कॉस फाई। क्लियर है बात? तो इसमें यहां से हमें अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी, AR तो कट जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू A2 साइन फाई A1 प्लस A2 कॉस फाई, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स A2 साइन फाई प्लस A1 प्लस A2 cos phi, where phi is phase difference between source 1 and source 2। ये बात है, बात तो मैं साफ कर दूं इसे, ये है। अच्छा, अब देखो बोर्ड पे देखो, अभी आपको मैं हिंदी में समझाता हूं। हिंदी में समझाना पड़ेगा मेरे को ऐसे, जैसे दो बल्ब हैं, यहां दो बल्ब हैं, तो बल्ब है ये, पॉइंट सोर्स है, तो वेव फ्रंट कैसे निकलेंगे पॉइंट सोर्स से? स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेंगे ऐसे, एक तो ये सोर्स है और एक यहां पे सोर्स है यूं यूं करके। तो बोर्ड पे देखो, तो ये तो ऐसे जाता रहेगा ना यूं,
इसका वेव फ्रंट, और इसका वेव फ्रंट ऐसे जाता रहेगा यूं करके, और ये यूं जाता रहेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं, ऐसे ऐसे जाता रहेगा। तो बोर्ड पे देखो, जैसे कि यहां से ये वेव निकली, ऐसे 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 निकली, तो देखो यहां पे टकराई, इस पॉइंट पर यहां से वेव निकल ली है ना, ये रही, और ये वेव ये जा रही, देखो ये रही, ऐसे करके ये जा रही है यहां पे वेव। बहुत सारे पॉइंट होंगे, जैसे यहां पर भी, यहां से वेव ऐसे जा रही है और यहां से वेव ऐसे जा रही है, यहां मिल गई देखो। तो बहुत, जैसे इस पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे वेव ये जा रही है, इस पॉइंट पे वेव ये जा रही है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेव होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर सोर्स S1 से और सोर्स S2 से वेव जा रही है। समझ में आ गई बात? वेव जा रही है, तो इन पॉइंट पर, इनके कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी जो होगी वो I1, I2 और I1 का रिजल्टेंट होगी। और इंटेंसिटी, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, कोई पॉइंट है, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 और cos फाई होगी। समझ में आ रही है ना बात? तो फाई क्या है? इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस तो है, तो यहां पर इस पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस आएगा उस पर डिपेंड करेगी। समझ में आ रही है ना बात? तो कुछ पॉइंट पर फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसे करके होगा, और कुछ पे पाई, 3 पाई, 4 पाई। कहीं पर अंधेरा होगा, कहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कहीं पर इंटेंसिटी कम होगी, दोनों की वजह से। ऐसा नहीं है कि ये सोर्स है, ये दूसरा सोर्स है, और मैंने ये पॉइंट कंसीडर किया तो वेव यहां से आ रही है और यहां से आ रही है, इसकी इंटेंसिटी I1 है और इसकी इंटेंसिटी I2 है, और जब दोनों वेव पहुंचेंगी तो I1 प्लस I2 हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ही नहीं हो सकता। यहां पर इंटेंसिटी I1 प्लस I2 भी हो सकती है, I1 माइनस I2 भी इंटेंसिटी हो सकती है। यही तो इंटरफेरेंस है। और इन दोनों के बीच में भी कुछ हो सकती है। जैसे मान ले इसकी इंटेंसिटी 2 है, इसकी 4 है, तो यहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी 2 प्लस 4 6 भी हो सकती है, और 4 माइनस 2 2 भी हो सकती है, और इन दोनों के बीच में भी हो सकती है। तो जब दो वेव चारों तरफ को चलती हैं, या इस डायरेक्शन में मान ले चलती हैं, तो कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्यादा हो सकती है, यानी कि ज्यादा लाइट हो सकती है, और कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी कम, यानी कि कम लाइट भी हो सकती है, अंधेरा भी हो सकता है। आपने तो 2 बल्ब लगा दिए, इधर एक, इधर एक, इधर, लेकिन कोहेरेंट सोर्स के लिए कह रहा हूं मैं। आपके घर में जो 2 ट्यूबलाइट लगी है उसके लिए नहीं कह रहा, उसके लिए एक्सपेरिमेंट वैलिड भी नहीं है। यदि ये 2 कोहेरेंट सोर्स है, तो आप यहां पर हो तो आपको यहां पर अंधेरा भी मिल सकता है। समझ में आई बात? आप यहां पे हो, यहां पे हो, इस पॉइंट पे आपको लाइट भी मिल सकती है, और इस पॉइंट पर आपको थोड़ा सा अंधेरा और थोड़ा सा लाइट ऐसे भी मिल सकता है, मतलब इन दोनों के बीच में इंटेंसिटी। तो यही जो होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, redistribution of energy in the medium when two same type of wave propagate in the same direction is called interference। तो कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उन पॉइंट को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और जहां मिनिमम होती है वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। समझ में आई बात? तो ये है कंडीशन। तो यहां पे लिखो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब क्या है? यहां पे लिख लेना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हां भाई, बता सकते हो इंटेंसिटी, ये तो है इसकी इंटेंसिटी, ये है इसकी इंटेंसिटी, किस पे डिपेंड करता है? फाई पे। फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब ये हो सकता है cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई एंड सो ऑन। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और cos फाई तो हो जाएगी 1। इसे हम लिख सकते हैं रूट I2 रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। बात समझ में आ रही है नहीं? अब बोर्ड पे देखो, इस पॉइंट पर रिजल्टेंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या था भाई? A1 कितना था? A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई का स्क्वायर रूट। तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, cos फाई को क्या लिख लेंगे? 1, और ये हो जाएगा आपका A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर का रूट। तो A मैक्स कितना हो जाएगा भाई? A1 प्लस A2 हो जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो गई। अब मैं आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बनाता हूं। ये तो आप इसे रफ में लिख लेना। देखो ये तो मेरा मन आया ऐसे ही बना दिया, बनाता नहीं हूं मैं, लेकिन मेरे दिमाग में आया बना दिया ऐसे, है ना। फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मिनिमम इंटेंसिटी के लिए cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई इसमें? बोलो। मिनिमम इंटेंसिटी cos फाई मस्ट बी इक्वल टू -1, और -1 कब होता है? cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई एंड सो ऑन। तो जो फेज डिफरेंस है 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। तो जो मिनिमम इंटेंसिटी है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2, और cos फाई की जगह क्या लिख लूंगा मैं? -1। तो ये हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 रूट I2। ये रूट I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट I1 I2 का होल स्क्वायर, दैट इज रूट I1 माइनस रूट I2 का whole square. This is the minimum intensity. This is the expression for minimum intensity, and this is the expression for maximum intensity. And what about the resultant amplitude? The resultant amplitude will be A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 minus 1। तो ये हो जाएगा आपका A1 square plus A2 square minus 2A1 A2, दैट इज A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर का रूट। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा A1 माइनस A2 का मोड होगा। मोड इसलिए लगाया है ताकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी रहे। दिस इज A मिनिमम, दिस इज A मिनिमम। ये आ गया A मैक्स A मिन। अच्छा, इसमें कभी कभी वो है, काफी क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम और मिनिमम का रेशो। तो ये फॉर्मूले आपको याद तो रखने ही है ना। साथ में वो ए मैक्स अपॉन ए मिन का रेशो भी पूछता है। जैसे कि बोर्ड पे देखो, ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है। इस पॉइंट पर जब एक वेव यहां से चलेगी, इस वेव पर जो यहां पे चलेगी, तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेज। तो जो A मैक्स होगा वो A1 प्लस A2 होगा, और A मिनिमम जो होगा वो A माइनस A2 का मैग्नीट्यूड होगा। तो वो पूछता है रेशियो ऑफ A मैक्स टू A मिन। तो ये हो जाएगा आपका A1 प्लस A2 और मॉड A1 माइनस A2, ऐसे लिख सकते हो आप, है ना। भाई ऊपर तो मोड लगाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन नीचे तो एज इट इज लगा सकते हैं। साथ में
जो आई मैक्स हो सकता है रूट आई वन प्लस आई टू का होल स्क्वायर, जो मिनिमम हो सकता है रूट का स्क्वायर, और आई मैक्स अपॉन आई मिन जो हो सकता है वो रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस आई टू का होल स्क्वायर हो सकता है। दिस इज आई मैक्स टू आई मिन, दिस इज आई मैक्स टू। अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस और लिख लो आप। जैसे इसकी इंटेंसिटी I1 थी, इसकी इंटेंसिटी I3 थी, इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहां पे कितनी होती है I1 I2 टू रूट I1 I2 cos फाई। क्लियर है बात? तो ऐसे लिखेंगे स्पेशल केस में। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है? इफ इंटेंसिटी ऑफ बोथ सोर्सेज आर सेम, इफ इंटेंसिटी ऑफ both sources are same, that is I1 is equal to I2 is equal to I नॉट। यदि दोनों की इंटेंसिटी सेम हो, ये भी I नॉट हो और ये भी I नॉट हो, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी भाई? ये होगी I नॉट प्लस टू रूट I नॉट cos फाई। अब बोर्ड पे देखो, तो ये हो जाएगा आपका 2I नॉट, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा और 2I नॉट कॉमन लेके 1 प्लस कॉस फाइव हो जाएगा। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी 2I नॉट 1 प्लस कॉस फाइव को लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर 5/2। तो दिस इज 4I नॉट साइन स्क्वायर 5/2। बात समझ में आ रही है नहीं? ये हो गया। तो जब दोनों की इंटेंसिटी I1 और I2 दोनों बराबर हो, I1 और I2 बराबर हो, एंड तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो ये हो गई। और I मैक्स के बारे में क्या ख्याल है? I मैक्स रूट I नॉट प्लस रूट I नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट I नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4I नॉट। दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। कब? जब दोनों I1 I2 बराबर होंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I नॉट तक हो सकती है। और जब मिनिमम की बात करें तो I नॉट माइनस I नॉट, I मिनिमम जो होगी रूट I नॉट माइनस रूट I नॉट का स्क्वायर, तो मिनिमम इंटेंसिटी हो सकती है 0। तो यदि दो सोर्स I1 और I2 दोनों बराबर हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I नॉट और मिनिमम इंटेंसिटी 0। मिनिमम इंटेंसिटी 0 का मतलब होता है अंधेरा ही अंधेरा। बात समझ में आ रही है नहीं? इंटेंसिटी जिस जगह 0 है तो वहां पर कोई भी लाइट नहीं रहेगी, तो इसमें यहां डार्क फ्रिंज बोलते हैं इसे, जब डार्क फ्रिंज की स्थिति पैदा होगी। क्लियर है? और जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वहां ब्राइट फ्रिंज बनेगी। इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इस चीज को डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव का मतलब आप समझते ही हो, कंस्ट्रक्टिव का मतलब अच्छा, तो बढ़िया, एकदम चीजें बढ़ जाना। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है टूट जाना, बेकार हो जाना, अंधेरा हो जाना। तो इसलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां लाइट मिनिमम हो या अंधेरा मिले, जबकि दो सोर्स ऑफ लाइट हैं लेकिन यहां पर अंधेरा मिलेगा आपको। समझ में आ रही है बात? तो यही तो इंटरफेरेंस है। जबकि जनरली यदि आप देखोगे, आप अपने घर में 2 बल्ब लगाओगे, एक बल्ब इधर एक बल्ब इधर, आप कमरे के किसी भी पॉइंट पे चले जाओ आपको लाइट तो मिलेगी मिलेगी। लेकिन अगर जो आपने ये 2 बल्ब कोहेरेंट सोर्स लगा दिए तो आपको कमरे में कहीं कहीं अंधेरा दिखाई देगा, कहीं कहीं लाइट दिखाई देगी, सिमिलर नहीं दिखाई देगा। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि ये जो 2 लाइट के सोर्स होंगे ये कोहेरेंट सोर्स नहीं है, इस वजह से आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाई देता। आप यदि इसे देखोगे इस ग्राफिक्स को, तो आपको दिखाई देगा कि कहीं कहीं पर अंधेरा है, कहीं कहीं पर लाइट भी है ना? तो ये डिफ्रैक्शन, ये इंटरफेरेंस है। बात समझ में आ रही है नहीं? ये इंटरफेरेंस है।
और भी मैं आपको दिखा देता हूं, रुको वेट करो, जब भी आपको समझ में आएगा। जैसे इसमें देखो, इसमें दो सोर्स ऑफ लाइट है, एक सोर्स तो ये रहा, एक सोर्स तो ये रहा। तो दोनों सोर्स के लाइट को जब इंटरफेरेंस होगा तो कहीं कहीं पर आपको अंधेरा, कहीं कहीं पर आपको लाइट दिखाई देगी। क्लियर है क्या बात? तो ये चीज इंटरफेरेंस होती है। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको कुछ सवाल करा देता हूं, फिर हम बात करते हैं आगे। अच्छा, अभी आप मेरे को ये और बताओ, आप फेज डिफरेंस रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस में जानते हो या नहीं जानते हो? बताओ। देखो, जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस ये होता है आपका फाई। यहां पे मैंने फाई लिखा है, आप इसे फाई की जगह डेल्टा फाई भी लिख सकते हो, फेज डिफरेंस। और जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स। पाथ डिफरेंस क्या है? जैसे ये S1 है, ये S2 है, इस पॉइंट को कंसीडर करो। तो जब लाइट चलेगी तो ये तो x1 डिस्टेंस कवर करेगी, और इस पॉइंट तक पहुंचने में ये वाली लाइट x2 डिस्टेंस, x2 पाथ कवर करेगी। ये x1 पाथ, ये x2 पाथ। तो दोनों के पाथ में डिफरेंस को हम पाथ डिफरेंस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? तो मेरे को यह बताना है कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। ये वेव थ्योरी में जब हमने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ाया था तभी आपको बताया होगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये होता है फेज डिफरेंस और ये होता है आपका पाथ डिफरेंस। क्लियर है क्या बात? ये आपको पता होना चाहिए। कॉपी करो तेजी से, सही है। अच्छा, अब बोर्ड पे देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। नहीं आ रही बात समझ में? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई कितना होता है? 1। ऐसे होना चाहिए, यानी कि 2n पाई, n बिलोंग्स टू n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसे आप फाई तो लिखोगे, इसे आप डेल्टा फाई भी लिख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन करने का अंतर है केवल। समझ में आ रही है बात नहीं? अच्छा, अब जैसे मान लिया डेल्टा फाई कितना हो सकता है? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, या कितना हो सकता है? n 2n पाई। सही है। तो जब डेल्टा फाई 0 होगा तो डेल्टा एक्स कितना होगा? 0। बोलो। जब डेल्टा फाई, ये ना डेल्टा फाई 2 पाई होगा तो डेल्टा एक्स कितना होगा? लैम्डा। बोलो। डेल्टा फाई 4 पाई होगा तो डेल्टा एक्स कितना होगा? 2 लैम्डा। इसी तरीके से जब डेल्टा फाई 2n पाई होगा तो डेल्टा एक्स कितना होगा? n लैम्डा। समझ में आ रही है नहीं बात? तो डेल्टा फाई 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ऐसे होना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? डेल्टा एक्स 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, है ना, और n लैम्डा। तो डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या होनी चाहिए? 0 लैम्डा, 2 लैम्डा और n लैम्डा। यह है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन।
दूसरा होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस cos phi should be equal to -1, है ना। तो फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। इसे हम डेल्टा फाई भी लिख सकते हैं, पाई, 3 पाई, 5 पाई और 2n+1 पाई भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बात। तो फिर से इसमें डेल्टा फाई कितना हो सकता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई और जर्नल टर्म में कितना लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं 2n+1 इंटू पाई। आ रही है बात समझ में, नहीं ऐसे हो जाएगा। तो जब डेल्टा फाई पाई है तो पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कितना होगा, लैम्डा बाई 2। यानी यदि फेज डिफरेंस पाई होता है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होता है। इस तरीके से यदि 3 पाई है तो ये 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा। और यदि ये 5 पाई है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स होगा 5 लैम्डा अपॉन 2। क्लियर है क्या बात। और डेल्टा फाई यदि 2n+1 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स होगा 2n+1 लैम्डा अपॉन 2। तो ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा फाई पाई, 3 पाई, 5 पाई और 2n+1 पाई के करस्पॉन्डिंग जो पाथ डिफरेंस होगा, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 और 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। जीरो नहीं आएगा यहां पे, नहीं जीरो भी आएगा, 0 1 है ना, 0 1 2 3 आएगा। दिस इज द पाथ डिफरेंस। तो ऐसे करना है, तो इस चीज को याद रखना है। ये हमने वेव में भी पढ़ा था, क्योंकि ये वेव ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स को हम वेव की तरह ट्रीट करेंगे कि यानी कि दो बल्ब में से दो वेव निकल रही हैं, तो उनमें इंटरफेरेंस भी होगा, डिफ्रैक्शन भी होगा, जैसे कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है। क्लियर। अच्छा, अब मैं सवाल करा देता हूं आपको, तो सवाल करना, लिखो। if two source of light having intensity I naught and phase difference between them is 2 pi by 3. Find first resultant intensity Imax. Find resultant intensity. That's it. Also find ratio of Imax to Imin. ये भी आपको निकालना। नहीं, ये नहीं निकालना, छोड़ो, इसमें दोनों की इंटेंसिटी ऐसे है। तो क्या लिखेंगे भाई, सॉल्यूशन, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi। तो I1 और I2 तो यहां सेम है, तो I0 प्लस I0 प्लस 2I0 cos phi और 2I0 प्लस 2I0 cos phi और 2I0 कॉमन लेके 1 प्लस cos phi और 2I0 कॉमन लेके 2 sin स्क्वायर phi बाई 2 इसके 4I0 sin स्क्वायर phi बाई 2। या तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो
4i0 साइन स्क्वायर 5/2, दैट्स इट। तो ये तो हो गया 4i0 और ये हो गया साइन स्क्वायर 5, और 5 की वैल्यू कितनी है भाई, ये आपका 2π/3 इंटू 2, ये हो जाएगा 4i0 साइन स्क्वायर π/3, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगा 4i0 √3/2 का होल स्क्वायर, 4i0 3/4 is equal to 3i0 is the resultant intensity। ऐसे है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल फाइंड रेशो Imax to Imin if two coherent source of light having intensities I0 and 4i0। तो Imax to Imin निकालना है हमें। Imax to Imin, Imax होता है I1 प्लस I2 रूट का स्क्वायर, और ये होता है ये, बस वैल्यू रखनी है हमें। तो ये हो जाएगा आपका I0 प्लस 4i0 का होल स्क्वायर, I0 माइनस 4i0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 3i0, हाँ, और ये हो जाएगा आपका माइनस I0 इज इक्वल टू 9/1, 9:1। क्लियर है क्या बात? नहीं सही है। अच्छा, एक और बता दो मेरे को, आई ऐसे लिखो एग्जांपल, फाइंड Imax डिवाइडेड बाय Imin। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, if I1 is equal to 4i0 it is equal to 9i0। क्लियर है क्या बात? 9i0 है। तो Imax to Imin, हाँ भाई, √4i0 प्लस √9i0 का होल स्क्वायर, 4i0 माइनस 9i0 का स्क्वायर, 2√i0 3√i0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2i0 माइनस 3i0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5√i0 का होल स्क्वायर अपॉन माइनस i0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25:1। Imax और Imin का रेशो इज 25:1। ये कैसे था पता है आपको, कि एक सोर्स है S1, एक सोर्स है S2, इसकी इंटेंसिटी 4i0, इसकी इंटेंसिटी 9i0, तो कहीं पॉइंट पर अंधेरा होगा, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी होगी, और किसी पॉइंट पर जब ये दो वेव मिलेंगी तो कहीं मैक्सिमम होगी। तो ये है, आ रही है बात समझ में? लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखा देता हूं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ नॉन कोहेरेंट सोर्स। नॉन कोहेरेंट सोर्स समझते हो ना, जो आपके घर में दो बल्ब लगे हुए हैं अलग अलग, जैसे ये S1 ये S2, ये I1 ये I2, इसकी इंटेंसिटी क्या I1 I2। तो जब ये यहां पे चलते हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी प्लस 2√I1 I2 cos phi होगी। तो जो नॉन कोहेरेंट सोर्स जो होते हैं, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट जो होते हैं, उनके बीच में फेज
फेज डिफरेंस चेंज होता रहता है। बात समझ में आती है? नहीं, चेंज होता रहता है। तो आप क्या करोगे इसमें cos फाई की जो एवरेज वैल्यू होगी वो 0 होती है, तो यहां आप cos फाई 0 रख देना। तो कुल मिला के बात यह है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 के बराबर होगी, जैसे कि, और सब जगह सेम होगी, एट ऑल प्लेस सेम, सेम एट ऑल प्लेस, ऑल पॉइंट इन द मीडियम। समझ में आई बात? I1 यहां I1 I2 है, यहां पे क्या होगी I1 प्लस I2, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, इसमें नहीं था ऐसा। ये 4i0 9i0 है, तो यहां पे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर जो आपने दो बल्ब एक एक यहां लगा रखे हैं, तो यहां भी आपको सेम लाइट मिलेगी, वहां भी आपको सेम लाइट मिलेगी, यहां भी सेम लाइट मिलेगी। और कितनी मिलेगी? I1 प्लस I2। किसके कारण? नॉन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट के कारण। क्वेश्चन लिख देता हूं, आप कर लेना इसमें, नहीं तो अगर जो मैं नहीं बताऊंगा ना तो आंसर गलत ही आता फिर आपका, है ना। और ये कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगा ही क्वेश्चन, वो मैं आपको समझा देता हूं। इफ टू नॉन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट having intensity I0 and 3I0, find resultant intensity at a point in the medium। आंसर क्या आएगा भाई इसका? बहुत आसान है, I1 3I0, I2 3I0, इसलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? दैट्स इट, I0 प्लस 3I0 4I0, यूनिफॉर्म एवरीवेयर। वैसे तो हम इस केस को अपने थ्योरी में डिस्कस ही नहीं करते, लेकिन क्वेश्चन तो मिलेगा ही कहीं। नॉन कोहेरेंट सोर्स तो हमें पढ़ना ही नहीं है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको। आज आपका लेट हो गया, पता है, आज सुबह सुबह हो नहीं पाया, इस वजह से क्लास लेट हो गई। लिखो, इफ टू, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा 10-5 मिनट और पढ़ते हैं अपन। इफ टू सोर्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी I एंड I प्लस डी आई, एक I है और I प्लस डी आई थोड़ा सा ज्यादा है। डी आई का मतलब सोचते हो एलिमेंटल I थोड़ा सा ज्यादा है। देन शो दैट देयर resultant maximum, so that maximum intensity, maximum and minimum intensity in the at the medium, in the medium are given by 4i एंड डी आई का होल स्क्वायर अपॉन 4i। ये मैक्सिमम प्रूफ करनी है, मिनिमम प्रूफ करनी है, बता दिया उसने। हाँ भाई देखो, देखो इसमें जो आई मैक्स होता है वो I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर होता है, और जो I मिनिमम होता है वो I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर होता है। क्लियर है क्या बात? तो I1 कितनी है इसमें? रूट I, और I2 कितनी है इसमें? ये तो हो गया I1 और ये हो गया हमारा I2। सही है? अब बोर्ड पे देखो,
इसमें रूट आई और डी में तो ये बहुत छोटा है, तो इसे इग्नोर कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 रूट आई का होल स्क्वायर यानी 4i। दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्लियर है बात? और इसमें तो रूट, हाँ भाई ये कितना है, i प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इसमें यदि आपने डी को इग्नोर किया तो इंटेंसिटी तो जीरो आएगी, और जीरो आ नहीं सकती, क्योंकि जीरो तो तब आती जब दोनों बराबर होती, स्लाइटली डिफरेंस है। तो आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा ढंग से। कैसे? इसमें से रूट आई कॉमन ले लो तो 1 प्लस डी आई अपॉन आई की पावर 1/2 का स्क्वायर बनेगा। जरा देखो इसे, समझ में आ रहा है सौजन्य? नहीं बताओ बेटा। तो रूट आई का स्क्वायर करेंगे तो आई, और यहां पे देखो 1 प्लस एक्स की पावर एन, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करते हैं 1 प्लस एन एक्स से, तो 1 माइनस 1 प्लस डी आई अपॉन 2i, है ना, ऐसे करके इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा i 1 माइनस 1 माइनस डी आई अपॉन 2i का स्क्वायर, -1 से -1 कट जाएगा, तो ये जो आएगा आपका आई min इज इक्वल टू, ये तो आ गया i, और ये आएगा आपका डी आई अपॉन 2i और माइनस का होल स्क्वायर, तो ये आएगा डी आई का स्क्वायर अपॉन 4i स्क्वायर इज इक्वल टू डी आई अपॉन 4i। डी आई अपॉन 4i इज द आई मिनिमम, दैट्स इट। तो अच्छा स्क्वायर भी तो है यहां पे, ये रहा स्क्वायर, तो ये तो आ गया मिनिमम और ये आ गया मैक्सिमम। ऐसे करके है क्वेश्चन।